अस्सलाम वालेकुम। सियासी गर्मा गर्मी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचने का अंदेशा था और सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच गई। बहुत बेहतर होता कि पार्लियामान के अंदर या सियासी जमातें अपने तौर पर ये मामला तय करती, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि एक दूसरे से मुकाबले में 27 को डी चौक के अंदर ही जलसों की कॉल दी गई थी और एक अंदेशा ये था कि उस रोज़ आमने सामने तसादुम वाली फ़िज़ा पैदा होगी और जिसका पाकिस्तान को और पाकिस्तानी जमहूरियत को नुकसान पहुंच सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला आया तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वोट डालना तो अरकान असम्बली का हक़ है। सवाल ही ख़त्म हो गया यहाँ पे, क्योंकि प्रेशर ये बिल्ड किया जा रहा था कि वोट डालने से रोकेंगे, इस मजमे के अंदर से जाएंगे और इस मजमे के अंदर से आएंगे। तो जब वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जत्थे के अंदर से भी कोई वोट डालने जा सकता है, तो बहस तो पहले यहीं सिमट गई। किसी को वोट डालने से रोकने की इजाज़त नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जत्थे से गुजर कर आना जाना नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होने देंगे। बेहतर होगा असम्बली की जंग असम्बली के अंदर लड़ी जाए। जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है ये असम्बली के फ्लोर पर ही होना है। जहाँ पे भी असम्बली लगाएंगे वो पार्लियामान के अंदर लगाएं या किसी और बिल्डिंग में लगाएं, वोट डलेगा ही तो नो कॉन्फिडेंस होगा, वैसे तो काम हो नहीं सकता। तमाम फ्रीकैन संजीदगी, एहतराम और मतानत को बरकरार रखें, इश्ताल अंगेज़ तकरीरें ना की जाएँ। चीफ जस्टिस साहब ने कहा इसके फौरी बाद ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने परेड ग्राउंड के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया को दरख्वास्त दी। आई थिंक उनकी अप्रूवल भी होगी और अपोजिशन पार्टीज़ के लिए H11 की जगह उसका तयन किया जा रहा है। दोनों का वक्त भी और दिन भी फ़र्क हो तो मुनासिब है। अपने नारे वारे लगाएं, बातें करें, लेकिन कुछ महज़ब तरीके से कुछ ऐसा नामनासिब अंदाज़े गुफ्तगू नहीं अपनाना चाहिए कि बाद में पछताना पड़े। कुछ सियासत में ऐसी बातें हो जाती हैं जो छाप लग जाती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के हमले की छाप है जो आज तक धुल नहीं सकी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंध हाउस पर हमला करके वो छाप अपने ऊपर लगवा ली। इसके बगैर काम चल सकता है। आप लोटों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ कि लोटा क्रेसी अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसी तरीके से उठाएँ जो आइन और सियासत इजाज़त देती है। गेट फलांग कर और दीवारें तोड़कर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोशिश करें डी चौक पर जलसा ना हो, इकट्ठे बैठकर इत्तेफाक राय पैदा करें। सुप्रीम कोर्ट कह रही है सियासत में तकब्बुर नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, बहुत अच्छी राय दी सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि बाज़ बातें उनसे बू ऐसी आ रही है कि वो छोड़ेंगे नहीं किसी को। वो छोड़ेंगे नहीं वाली काम नहीं चल सकता। अगर एक पार्टी नारा लगाए छोड़ेंगे नहीं तो दूसरा कहाँ जाता है। फिर इस्लाम के बाज़ जगह के ऊपर कुरान पाक की आयात का हवाला बहुत सोच समझ कर देना चाहिए। ये ईमान का मामला है, वैसे तो एक शख्स का ईमान उसका और अल्लाह का मामला है कि वो कितना है, लेकिन जहाँ कुरान पाक और हदीस का हवाला दिया जाए, एक लफ्ज़ भी मुंह से सोच कर निकालना चाहिए कि कहीं हम वो लाइन क्रॉस करने की गलती ना कर रहे हों। अब जलसे को अमर बिल मारूफ़ का नाम देना है तो दूसरा आके कहे मैं तो नहीं अनिल मुनकर का नारा लेके आऊँगा, तो फिर क्या करेंगे। सब्र की भी उसी आयत के अंदर तलकीन है, और मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर को अगर पूरी आयत का तर्जमा पड़ा होता तो शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से उस चीज़ की अपने लोगों को कॉल देते। बहुत गुरेज़ करना चाहिए, कुरानी आयत का इस्तेमाल और हदीस का हवाला देते हुए बहुत एहतियात करनी चाहिए। ये मजाक वाली बात नहीं है कि एक सियासत है या हुकूमत आ रही है जा रही है, हमने मर के जाना अल्लाह के पास ही है। चाहे वो पाकिस्तान का कोई बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, आर्मी चीफ हो या किसी मुल्क का बादशाह हो, जाना तो अल्लाह के पास ही। बादशाह ने भी जाके उसी बादशाह को शक्ल दिखानी है, तो इसलिए इन हवालों से एहतियात बरतनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर के कुछ बयानात भी सुनाऊंगा, लेकिन पहले क्योंकि सबसे ज़्यादा बहस मुबासा लोटों की सियासत के हवाले से, तो एक तारीख़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिसको मैं कहता हूँ कि जिस तरीके से IJI का क़याम हुआ था, मैं एक से ज़्यादा मरतबा पहले भी कह चुका हूँ, आज दोबारा दोहराऊँगा इस बात को, उसी तरीके से तहरीक इंसाफ के अंदर लोग आए भी और उसी तरीके से anti-PMLN अलायंस जो था उसको मार्ज़े वजूद में भी लाया गया। IJI पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार से रोकने के लिए बनाई गई थी, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लोग आए और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद बना वो PMLN को इक़्तिदार से दूर रखने के लिए बनाया गया। और बहुत सारे नारों में वो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, इस्लामी जमहूरी, वो बाकी लोग क्या गैर मुस्लिम थे, इस्लामी जमहूरी था। तो इस वक्त भी ऐसी बातें और ऐसे हवालों से आपको बहुत ज़्यादा वो IJI के ज़माने की बातें याद आ जाती हैं। इसके अंदर आप देखें अफजल ढांडला, जिस तरीके से लोग आएंगे जाएंगे उसी तरीके से। जहांगीर तरीन के जहाज़ में बैठ के आए थे ना, जहाज़ भर भर के लाए थे, इमरान खान से मिलते थे, गले में वो पार्टी फ्लैग डालते थे, और ख़बरें ये चलती थी PTI ने PMLN की एक और विकेट गिरा दी, बल्ले ही बल्ले। पीपल्स पार्टी से एक और शख्स PTI में शामिल हो गए, इमरान खान ने अपोजिशन की एक और विकेट गिरा दी, बल्ले ही बल्ले। इस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता था 2018 के इलेक्शन से पहले पहले। तो जिस तरीके से आपने सेलिब्रेशन उस वक्त की थी, अभी भी फिर वैसे ही सेलिब्रेट करिए कि आपके बंदे टूट टूट के दोबारा उधर जा रहे हैं, दोबारा लोटा भरने। अफजल ढांडला 22 मई 2018 PTI में शामिल हुए, 2013 में PMLN में थे।
आमिर गोपांग 22 मई 2018 में पीटीआई में शामिल हुए, 2013 में पीएमएल-एन में थे। मियां अब्दुल गफार भट्टू 30 जुलाई 2018 पीटीआई में शामिल हुए, पहले आज़ाद थे। बाज़ नाम और हैं, जैसे ख्वाजा शिराज जहांगीर तरीन ग्रुप में बैठे होते हैं, तो वो पीटीआई में 2018 में हुए, 2013 में वो भी पीपल्स पार्टी में थे। मैं लंबी फहरिस्त हैं इनकी, कैबिनेट की तरफ भी आता हूँ। मलिक अहमद हुसैन है 2018 में पीटीआई, नवंबर 2016 में पीपल्स पार्टी, मार्च 2013 में पीएमएल-एन। नवाब शेर वसीर अब 16 अप्रैल 2018 पीटीआई में शामिल हुए, 2013 पीपल्स पार्टी। नूर आलम खान 23 मई 2017 को पीटीआई में शामिल हुए, 2013 पीपल्स पार्टी। नुज़रत पठान 2018 पीटीआई, 2008 पीएमएल काफ। राजा रियाज 13 मई 2016 को पीटीआई में शामिल हुए, उससे पहले 2013 में पीपल्स पार्टी में थे। रमेश कुमार 7 अप्रैल 2018 पीटीआई में शामिल, 2013 पीएमएल-एन। राना कासिम नून 13 फरवरी 2018 पीटीआई में शामिल, 2016 पीएमएल-एन, 2013 पीपल्स पार्टी। रियाज मज़ारी 2018 में पीटीआई में, और बासित बुखारी जो हैं ये 30 जुलाई 2018 में पीटीआई में शामिल हुए। काबीना की तरफ भी आ जाएँ। परवेज़ खटक साहब पीपल्स पार्टी से अक्टूबर 2011 में पीटीआई में शामिल हुए, और बड़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड है। कहा जाता है कि उस वक्त पीएमएल-एन ने टिकट 2013 के इंतखाबात से पहले इनको देने से इनकार कर दिया था। नहीं तो हो सकता है कि ये चीफ मिनिस्टर उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से बने होते, बाद में वो पछता रहे होंगे कि उन्होंने इनको टिकट क्यों नहीं दिया। फवाद चौधरी, इनका अगर सियासी सफ़र देखें तो मुशर्रफ और पीपल्स पार्टी के अदवार से होते हुए ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ आए। पीपल्स पार्टी से 8 जून 2016 को पीटीआई में शामिल हुए, और परवेज़ मुशर्रफ वाला दौर भी जहन में रखिएगा। शाह महमूद कुरैशी पीपल्स पार्टी से 27 नवंबर 2011 को पीटीआई में शामिल हुए। खुसरो बख्तियार नून लीग से 10 मई 2018 को पीटीआई में शामिल हुए, वो जनूबी सूबा महाज। शफकत महमूद पीपल्स पार्टी से 23 नवंबर 2018 को पीटीआई में शामिल हुए। बाबर वान पीपल्स पार्टी से 23 जून 2017 को पीटीआई में शामिल हुए। फहमीदा मिर्ज़ा पीपल्स पार्टी से जीडीए, ये जब जुल्फ़कार मिर्ज़ा का एपिसोड हुई तो उसके बाद रास्ते अलहदा हो गए। आज़म खान स्वाति JUIF से 17 दिसंबर 2011 को पीटीआई में शामिल। सैयद फ़खर इमाम काफ लीग से 2018 में पीटीआई में शामिल। उमर अयूब नून लीग से 18 फरवरी 2018 को पीटीआई में शामिल। शेख रशीद अहमद, शेख रशीद साहब की अपनी एक पार्टी है अवामी मुस्लिम लीग, उससे पहले इनका पीएमएल-एन से ताल्लुक़ था। एक इलेक्शन ऐसा भी हुआ जिसमें पीपल्स पार्टी से कहा जाता है कि वो इनको सपोर्ट करते रहे, और 30 अक्टूबर 2011 को पीटीआई के इत्तेहादी बन गए। नूरुल हक कादरी काफ लीग से पीपल्स पार्टी, फिर 8 नवंबर 2017 को पीटीआई में शामिल हुए, और साहिबजादा महबूब सुल्तान काफ लीग से नून लीग, फिर 18 मई 2018 को पीटीआई में शामिल हुए। ज़ुबैदा जलाल काफ लीग से बाप पार्टी में शामिल हुए, और मलिक अमीन असलम काफ लीग से 19 नवंबर 2011 को पीटीआई में शामिल हुए। तो ये वो लॉयल्टीज़ हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर प्राइम मिनिस्टर इन लोगों से तवक्को रखते हैं कि ये पीटीआई हैं, सारे के सारे पीटीआई हैं। तो उनका मैंने पूरा सियासी सफ़र आपके सामने रख दिया। प्राइम मिनिस्टर का बयान लोटों के लिए कि ज़मीर फरोश लोग, इनको तो लोग रिश्ते नहीं देंगे। सुनिएगा ज़रा। नाम के साथ लग जाएगा कि आप ज़मीर फरोश हैं। आपके लिए शादियों में जाना मुश्किल हो जाएगा। आपके बच्चों से लोग शादियां नहीं करेंगे। स्कूल के अंदर आपके बच्चों से बुरा भला का मजाक करेंगे, बुरा भला कहेंगे। आप अपना मुस्तकबिल ये पैसे लेके तबाह कर देंगे। आपकी जिंदगी में जिल्लत होगी। वो कहते हैं ना कि दुश्मन की तोपों में कीड़े पड़े, कुछ उसी किस्म का लबो लहजा था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर बाज़ चीज़ें जो हैं वो कुछ ऐसे लबो लहजे में कह रहे हैं कि जहाँ इस्टेब्लिशमेंट को ललकारना तो चाहिए, लेकिन न्यूट्रलिटी को गाली नहीं बनाना चाहिए। ये जहन में रखिए आप। हमेशा कोशिश सियासतदान की ये होनी चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में अमल दखल ना हो, सियासत से वो दूर रहें, अपना प्रोफेशनल जॉब जो है उसके ऊपर फोकस रहें, क्योंकि दे सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर पाकिस्तान। उनको सियासत में नहीं घसीटना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर उनका बहुत अमल दखल रहा है, लेकिन अगर न्यूट्रलिटी को गाली बना के पेश करेंगे तो फिर तो वो कहेंगे कि ठीक है, हम हिस्सा लेके ही हक बजाना है तो हिस्सा ही ले लेते हैं। सुनिए प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि अच्छाई के साथ खड़े हो और बुराई के खिलाफ खड़े हो। अल्लाह ने हमें ये नहीं कहा कि तुम न्यूट्रल रह जाओ, ना इधर ना उधर। अगर आपने अपने माशरे को बचाना है और ऊपर अजीम मुल्क बनाना है तो आपने बदी के खिलाफ खड़े होना है, जहाद लड़नी है। ये दूसरा मौका है जिसको पहले वो न्यूट्रलिटी को जानवर से तशबीह दे चुके हैं, और आज ये दूसरा मौका है जहाँ वो कुरान पाक की आयत का हवाला लिए हैं। हमारे पास जो शुरका हैं प्रोग्राम में उनका आपसे तारुफ करवा दूँ। मलिका बुखारी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ, तलाल चौधरी साहब हैं PMLN से, और लतीफ़ खोसा साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा।
इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक बाकायदा कैंपेन है जो काबिल मज़म्मत है, नहीं होनी चाहिए। उनको अपना काम करने दें और सारे सियासतदान मिल के बोलें कि हम आपकी इज़्ज़त करते हैं, आप अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी करें। उनको मत खींचें। आप खींचेंगे तो माजी हमने देखा हुआ है, 4 मार्शल जो थे वो किसी ना किसी वजह से पाकिस्तान में लगे थे। दोबारा उन हरकतों से हमें गुरेज सबको करना है, सारी पार्टीज़ की जिम्मेदारी है। एक जहांगीर तरीन का आपको स्टेटमेंट भी सुनवाना चाहूँगा, फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि 2013 और 2018 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस में इसका रोल क्या था, इल्ज़ामात धांधली के क्या थे, और फिर 2018 में जीती तहरीक इंसाफ तो वो कैसे जीती, सुनाइएगा जहांगीर तरीन को। 2013 की इलेक्शन हुई, हम बुरी तरह हार गए, ठीक है। धांधली हमने छोड़ किया, धांधली हुई मगर चंद सीटों पे हुई। मैं गया खान साहब के पास, मैंने कहा जी हमने अगली इलेक्शन जीतनी है, इस तरह जिस तरह हमने पिछली इलेक्शन लड़ी है और हमने टिकट दिए हम नहीं जीत सकते। उन्होंने कहा मतलब क्या तुम्हारा? मैंने कहा जी ये पंजाब का डेटा है, 50% सीटें 2013 में हम जब हारे 50%, उसमें हम सेकंड में नहीं आए, हम टेबल पे नहीं थे, 3rd, 4th, 5th थे। और अगर आप पैमाना लगाएं कि जहाँ सेकंड आए हों मगर कम से कम 20% आपको वोट मिला हो, वो 66% ऐसे थे जहाँ हमें 20% भी नहीं मिला। मैंने कहा जी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कैंडिडेट गलत थे, हमने कैंडिडेट चेंज करने हैं। ये पंजाब है, यहाँ पॉलिटिकल फैमिलीज़ हैं, जब तक हम पॉलिटिकल फैमिलीज़ को नहीं लेके आएंगे आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। मेरी मुखालफत है ना, वो लोग कहते हैं जी जहांगीर तरीन पार्टी टेक ओवर करता है, क्यों? क्यों ये अपने लोग लेके आए। बाबा मेरे अपने लोग नहीं हैं, पॉलिटिकल फैमिलीज़ के लोग हैं। ये ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है। मलिका आपसे स्टार्ट करता हूँ। लोटों को तो डिस्करेज करना चाहिए लेकिन सियासत में टकराव भी नहीं होना चाहिए और ना फ़ौज को दरमियान में घसीटना चाहिए। लेकिन नदीम साहब आपने 3-4 बातें की, वज़ीर आज़म की बयानात सुनाए, मैं एक एक का जवाब देती हूँ। पहली बात तो ये, वज़ीर आज़म जब बात कर रहे थे कि लोग जो ज़मीर फ़रोश लोग हैं उनके बच्चों से शादी नहीं कर रहे थे, वो मुआशरे के अंदर बात कर रहे थे किस तरह मुआशरा मजमूई तौर पर रद्द करता है उन लोगों को जो ज़मीर फ़रोशी के अमल में आगे बढ़ते हैं। आज के दौर में सोशल मीडिया का दौर है, चेहरे आया हैं, नोटों की सियासत दिखाई जा रही सोशल मीडिया के ऊपर, अवामुन नास जानते हैं तो अवामुन नास ऐसे हर फर्द को मुस्तरद करेंगे जो नोटों की सियासत करेगा। पहली बात तो ये। फिर आपने न्यूट्रल का हवाला 2 दफ़ा दिया। देखें, वज़ीर आज़म दोनों दफ़ा पाकिस्तान की आवाम से खिताब कर रहे हैं, पाकिस्तान के नौजवानों को बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर या किसी भी मुआशरे के अंदर जमहूरी तकाज़े क्या हैं, कि आपने बदी के ख़िलाफ़ लड़ना है और सच्चाई का साथ देना है। और ये तो बहुत सारी मुतअद्दिद लीडरान ने इसके बारे में बात की है, ऑपरेशन के बारे में बात की है कि ऑपरेशन के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए। न्यूट्रलिटी जो है वो हमेशा मज़लूम जो है उसके ख़िलाफ़ जाती है। तो जिस किस्म की आप इसको इसके अंदर वजाहत पेश कर रहे हैं, जिस जाविये से आप इसको देख रहे हैं, हम इससे इत्तफाक नहीं करते। वज़ीर आज़म की जितनी भी तकारीर हैं उनको उठा के देखिए, उसका मुताला कर लीजिए। 2000 सोशल मीडिया पे फौज के खिलाफ कैंपेन कौन कर रहा है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात नहीं है जो इक़्तिदार के हसूल के लिए पाकिस्तान की सरहदों के मुहाफ़िज़ को निशाना बनाएगी। हम वो जमात नहीं हैं। हमने कभी पहले इस अमल के अंदर हम शामिल नहीं, और अब भी इस किस्म की छोटी और गंदी जहनियत हम नहीं रखते। हमने पूरी एक रिपोर्ट तश्कील दी है, उसको अपने सोशल मीडिया के ऊपर हमने शेयर भी किया है, उसके स्क्रीनशॉट्स। किस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, डॉन लीग्स के लीडर जो जाते हैं बाहर तो हुर्रियत रहनुमाओं से नहीं मिलते, जो जिंदाल को यहाँ बुलाते हैं, जो फौज के सिपा सालार उसके जवान में तफरीक पेश करते हैं, उसी पॉलिटिकल पार्टी से मुंसलिक अकाउंट्स आज भी वो किरदार अदा कर रहे हैं। हमने वाज़ेह तौर पर कह दिया है, मुस्तरद भी कर दिया है, वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी और एक्शन भी ऑर्डर कर दिया। तो इसके ऊपर हमारी तलाल चौधरी साहब आप बताएंगे ये कौन लोग हैं जो फौज को इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं ज़बरदस्ती से सियासत के अंदर घसीटने की? वैसे फ़ौज को दरख्वास्त करनी चाहिए कि आप सियासत से दूर रहें। पाकिस्तान में तवील अरसा हमने मार्शल के नीचे गुजारा है, तो ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है, मुनासिब नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, ये पहले हुक्मरान हैं जो कि फ़ौज को ये कह रहे हैं कि आप अपने आईनी दायरे में क्यों हैं। पहले जितने पाकिस्तान की तारीख है उसमें हुक्मरान जो हैं वो ये शिकायत करते रहे हैं या एहतजाज करते रहे हैं कि अदारे अपनी आईनी हदूद से बाहर आते हैं। ये पहले हुक्मरान हैं जो कहते हैं आप अंदर क्यों हैं।
आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे? आप मेरा काम आके क्यों नहीं करते? आप मुझे ये सब कुछ मैनेज करके क्यों नहीं देते? मुझे तो इनकी मंतिक समझ नहीं आती, मगर भी जमहूरियत के ये देते हैं, मिसालें देते हैं, और उसके बाद हरकतें आप इनकी देख लें। यानी ये इनकी फ्रस्ट्रेशन है कि इनके रियल अकाउंट से, मैं समझता हूं कि इन्होंने जो कुछ किया है, और वो आपके सामने सिर्फ इस फ्रस्ट्रेशन में कि ये चाहते हैं कि अदारे इनके लिए सियासी काम करें जो कि उनका काम नहीं है। और मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान में ये नौबत आ गई है तो ये तो बड़ी एक खुशाइंद है कि अदारे अपने दायरे के अंदर हैं। ये तो खुश होने की बात है किसी भी सियासी जमात के लिए जिसके पॉलिटिकल रूट्स हैं, जिसके लोगों में अपने रूट्स हैं। और ये यहां पर बिल्कुल उल्टा है। लतीफ़ खोसा साहब से भी पूछ लें। खोसा साहब, आप क्या फरमाते हैं? वो तवाज़ुन बिगड़ना नहीं चाहिए, सियासी लोगों को अपने फैसले अपने हाथ में रखने चाहिए। देखिए मलिक साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और मैं समझता हूं कि अदलिया भी बार बार कहती है कि ये सियासी मामलात जो हैं ये पार्लियामान में ही जो है बेहतर तरीके से आप इन्हें करें और अदालतों को इसमें इन्वॉल्व ना करें। इनफैक्ट अगर आप हमारे आइन की रूह देखें तो उसमें भी ट्राइकोटमी ऑफ पावर में बड़े वजाहत के साथ डिलिनेटेड हैं दायरा इख्तियार सभी के। और बदकिस्मती है कि इस हुकूमत की या मोहतरम इमरान खान साहब की कि इन्होंने पार्लियामान को इतना बेतौकीर बना के रख दिया कि तमाम फैसले कहीं और करते रहे, कहीं और होते रहे, और इन्होंने पार्लियामान को किसी मामले में भी जो है इन्वॉल्व नहीं किया। और जिस तरह से बुलडोज करके इन्होंने जो है लेजिस्लेशन भी की, वो भी एक फैसिस्ट डिक्टेटोरियल रिजीम तो आप उसे कह सकते हैं, लेकिन पार्लियामानी जमहूरी निज़ाम उसे नहीं कह सकते हैं। और जब आप अब बैकलैश इन पर आया है तो शिकस्त इनको नविश्ता दीवार नजर आई है। इन्होंने खुद 14 लोगों को जो है वो शो कॉज नोटिस दे दिए, जिसका मतलब ये है कि जो इनकी कोलिशन मिला के अददी बरतरी जो थी वो 8 की थी, 14 को जब ये नोटिस देते हैं तो इन्होंने तस्लीम कर लिया कि मेरी अब जो है उसमें मेजॉरिटी हाउस में नहीं रही, कौमी असेंबली में नहीं रही। जिस तरह अभी आपने गिन के सुनवाया, ये सारी मांगे तांगे की हुकूमत थी। ये किस तरह इकट्ठे हुए मैं उसमें भी नहीं जाता हूं। तरीन साहब ने वजाहत कर दी है। हमारी बदकिस्मती है कि हम इलेक्टेबल्स की सियासत में जो है ये मुल्क उलझा हुआ है। या तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में इसको लेकर आए, फिर तो आप कहिएगा कि जी ये तो इलेक्टोरेट ने एक नजरिए को जो है वोट दिया है, एक सियासी जमात को वोट दिया है, एक सियासी एजेंडे को वोट दिया है, एक सियासी सोच को वोट दिया है, एक फिक्र को वोट दिया है। यहां तो आप इलेक्टेबल्स की खुद आपने बताया, तरीन ने कहा कि ये देखें जी ये तो खानदान है जो सियासत करते हैं, अगर उन खानदानों में से हम जो है इलेक्टेबल्स को टिकट नहीं देंगे तो हम कभी भी बरसरे इक्तदार नहीं आ सकते हैं। तो फिर अगर आपने इलेक्टेबल्स को दिया है तो फिर इलेक्टेबल जिस तरह से आपके साथ शामिल होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हैं तो वो उसके ऊपर भी मैं चाहूंगा आपसे भी राय लूं, और मलिका से भी ये लीगल मैटर्स देखती हैं तो राय लें कि सुप्रीम कोर्ट के पास केस गया 63A का, तो वहां से क्या फैसला आने की तवक्को रखनी चाहिए। एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा जी। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पिछले चंद रोज़ से इस्लामाबाद में एक अफवाह ये गर्दिश थी और बाज़ ऐसी मीटिंग्स थी जिसके बाद उसको मज़ीद तक़वियत मिली कि ये 23 और 24 के लिए, बल्कि शेख रशीद साहब ने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ढके छुपे लफ्ज़ों में कह भी दिया कि ज़िम्मेदारों ने जैसे ही कहा तो जलसा खेलने से पीछे हट गए। तो अच्छा है अगर ज़िम्मेदारों ने भी कहा है कि जलसे में टकराव नहीं करना, पीछे हट जाएँ। पूरी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है इस्लामी दुनिया की जहाँ हो रही है, उसको इज़्ज़त तकरीम दें और हालात ख़राब न करें। लेकिन एक और अफवाह ये थी कि प्राइम मिनिस्टर जैसे ही ये कॉन्फ्रेंस OIC की गुजरेगी उसके बाद प्राइम मिनिस्टर और PTI के जो इत्तेहादी हैं, 3 बड़े इत्तेहादी काफ लीग, MQM और बाप पार्टी, ये हुकूमत से अलहदगी का अमल शुरू कर देंगे ये 24-25 तारीख को। और प्राइम मिनिस्टर बाई 27 हो सकता है कि जब इत्तेहादी उनसे अगर दूर चले गए, अगर बिग इफ़ है, तो 27 के जलसे में अपने इस्तीफ़े का ऐलान कर दें। और उसकी मिसाल दी जाती है वो II चुंदरीगढ़ की कि 50s में
नो कॉन्फिडेंस मोशन आई थी तो उससे पहले ही जब उन्हें लगा कि उनके पास अक्सरियत नहीं तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। कुछ मलिका ये काफ़ी बड़ी अफवाह साजी है, इत्तेहादी अभी तक दरमियान में खड़े हैं, वो भी मज़ा ले रहे हैं, ना इधर है ना उधर है। तो क्या ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इत्तेहादी अगर ऐलान कर दें तो उससे पहले ही प्राइम मिनिस्टर स्टेप डाउन कर दें? देखिए, जहाँ तक मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को जानती हूँ, वो आखिरी बॉल तक खेलने के कायल हैं। तो आवाम से खिताब करेंगे, अपने MNAs जो हमसे मुनहरिफ हो चुके हैं या दूर जा चुके हैं उनको भी उन्होंने कहा है कि आप वापस आ सकते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कास्ट करने से पहले। तो अभी तो दिल्ली दूरस्थ है, देखें कि वज़ीर आज़म क्या फ़ैसला करेंगे, और उसके बारे में मैं आपके प्रोग्राम पे कोई हतमी बात नहीं कर सकती। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि जिस शख्स को मैंने अपना लीडर कहा है वो असूलों की सियासत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो ये 27 को ही प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेंगे कि उन्होंने क्या करना है, जलसे वाले दिन। देखिए, सियासी सूरत हाल सामने आएगी, उसके मुताबिक ही फैसला किया जाएगा। लेकिन हम कॉन्फिडेंट हैं कि जो 27 मार्च का जलसा होगा और जो नो कॉन्फिडेंस का वोट होगा उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारेंगे नहीं, बिकॉज पाकिस्तान की आवाम का एतमाद हमारे साथ। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की नौबत आएगी तो तब, क्योंकि उसके ऊपर अभी एक सवालिया निशान है। अब मैं पहले आपसे पूछ लूँ खोसा साहब, थोड़ा से लीगल मैटर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। 63A ये सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर की रोशनी में ही हमारे आइन का हिस्सा बनी थी। आई थिंक 97 के, मुझे हमारे वो खालिद अजीम साहब हैं, वो पूरा लॉ लेके बैठे हुए थे, पूरे असम्बली के तरीक़ाकार। तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे से ये तरमीम आई जिसके तहत तरीक़ाकार 4 चीज़ें डाल दी गई कि कहाँ फ्लोर क्रॉसिंग की शिक इतलाक़ होगा। तो अब तो सिर्फ इसकी वजाहत ही बाकी आनी बाकी है। 63 है तो बड़ी खुल के वाज़ेह, वोट डलेगा, काउंट होगा, उसके बाद डिफेक्शन क्लॉज का इतलाक़ होगा। देखें, डिफेक्शन क्लॉज बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो मौजूदा 63A है उसके तहत जो है, जो लीडर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी है वो एक डेक्लरेशन देगा कि फलां मेंबर जो है ये डिफेक्ट कर गया है। और डिफेक्शन भी ये ओवरऑल नहीं है, आपको बिल्कुल आप ज़मीर के मुताबिक कोई भी मेंबर जो है हर तकरीर भी कर सकता है और हर बिल के ऊपर पाबंद भी नहीं किया गया कि वो पार्टी के डिसिप्लिन के ताबे जो है होकर वोट दे। माँ सिवा चंद चीज़ों के जिसमें यकीनन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मौजूद है कि उसमें पार्टी की जो है अगर वो डिफाई करता है उसके फैसले को तो पहले उसे पार्टी जो है लीडर शो कॉज नोटिस देगा उस मेंबर कंसर्न्ड को कि तुमने ये जो है इस तरह से डिफेक्ट किया है, और वो डिफेक्शन की फिर डिक्लेरेशन वो स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट से क्या वजाहत आ सकती है? सुप्रीम कोर्ट क्या वजाहत दे सकता है इसके ऊपर? सर, जो सुप्रीम कोर्ट से आज सदर पाकिस्तान ने जो आर्टिकल 186 में जो एडवाइस उनसे मांगी है, 4 निकात पर मांगी है, उसके बुनियादी नुकात ही ये हैं। नंबर 1 कि क्या ये पोस्ट फैक्टो इसका ऑपरेशन होना चाहिए या उसके वोट को एज अ टेंडर वोट मुतसव्वर किया जाए उस शख्स के जो पार्टी के फैसले के बरअक्स जो है वोट देता है, तो उसको रोका तो नहीं जा सकता असेंबली में जाने और वोट देने से, लेकिन उसको टेंडर वोट मुतसव्वर करके अलहदा रखा जाए ता वक्ते के वो डिफेक्शन का फैसला नहीं होता और हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट करती है, क्योंकि उस जो इलेक्शन कमीशन का फैसला होता है अगर वो डिक्लेरेशन पार्टी लीडर के डिक्लेरेशन को अपहोल्ड करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो भी अपील का हक उसको है जो हतमी सुप्रीम कोर्ट के पास लाई करता है। तो सुप्रीम कोर्ट का इन्होंने ये कहा है कि अगर वो डिक्लेरेशन आ जाता है तो क्या उस वक्त तक उसको मौखिर करके टेंडर वोट मुतसव्वर करके उसको गिनती में न शुमार किया जाए। एक तो ये है जिससे जाहिर है कि वो शिकस्त अपनी तस्लीम कर चुके हैं। दूसरा उन्होंने ये निकात इसमें किया है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट भी ये डिक्लेरेशन दे देती है कि इसने डिफेक्ट किया है, इसने पार्टी डिसिप्लिन और फैसले को वायलेट किया है और चूंकि ये पार्टी के एक मंशूर के ताबे है तो इखलाकियात के अलावा वगैरह वगैरह उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग कहा, पता नहीं क्या क्या कहा, उसके बाद ये 62(1)(f) में इसको उम्र कैद की कदगन होनी चाहिए कि इलेक्शन से माने उम्र कैद के लिए रखा जाए ताकि वो फाउंटेन ऑफ डेमोक्रेसी
पॉल्यूट ना हो, उसको पवित्र किया जाए, उसको नेक पाक किया जाए। तो ये दोनों जो उन्होंने डिक्लेरेशंस मांगी हैं सुप्रीम कोर्ट से, जो एडवाइस मांगी है, मशावरत मांगी है, मेरा नहीं ख्याल कि ये इलेक्शन से इस प्रोसेस से पहले इसकी जो है सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला देगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ये प्रोसेस में रुकावट नहीं होगी पेंडेंसी ऑफ दिस रेफरेंस या इस केस के यानी प्रोसेस जो है वो ये अमल जारी रहेगा, ये प्रोसेस ये अमल जारी रहेगा, साथ इस केस पे सुनते रहेंगे। तलाल चौधरी साहब, जो इत्तेहादी हैं, ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि मैंने वो प्राइम मिनिस्टर के हवाले से जो स्पेकुलेशन है उसका जिक्र किया कि अगर 24, 25, 26 तारीख को इत्तेहादी साथ छोड़ देते हैं तो 27 वाला जलसा प्राइम मिनिस्टर के लिए वो फैसला कुन घड़ी हो सकता है कि जिसमें उन्हें फैसला करना पड़े कि इस्तीफ़ा देना है या असम्बली से वोट काउंट पे जाना है। इत्तेहादियों का फैसला हतमी कब होगा? ये दरमियान में खड़े हैं इत्तेहादी, एक बॉल आपके साथ खेल रहे हैं, एक उनके साथ खेल रहे हैं। मलिक साहब, वैसे देखिए, बड़ी देर से पिछले 4 साल यानी 3.5 साल से इत्तेहादी बड़े क्लियर रहे हैं, और अब सारी चीज़ों से कि वो क्या कर रहे हैं, वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, ये मेरा मतलब इन्हें समझ आ जानी चाहिए। लेकिन खान साहब समझना ही नहीं चाहते। वो पंजाबी की एक मिसाल बनी हुई है आम रवाय कि किसी एक नंबरदार था, उससे मामला इकट्ठा किया तो तहसीलदार ने पूछा कि मामला देते क्यों नहीं हो, तो उसने कहा कि वो मैंने पैसे खर्च लिए हैं। तहसीलदार ने अपने सिपाहियों को कहा, उन्होंने नंबरदार को पकड़ा, थोड़ा मारा, उसकी पग गिरी, उसमें से पैसे निकले। तो तहसीलदार ने कहा, नंबरदार यही तो पैसे है ਜਿਹੜੇ तू मैनू देने सी। उन्हें कहा, मैं थोड़ी देर ਤੁਹਾਨੂੰ खराब तो कर ला। खान साहब ਨੂੰ पता उन्होंने पग रुल गई है, हुण एवं खराब कर रहे हैं दुनिया पूरी नू। ओ बई इज्जत ना घर चले जाओ, बई इज्जत के साथ घर जाना खान साहब को वारे नहीं खा रहा। मेरा मतलब है, मैं जलसा करूंगा, मैं आखिरी बॉल तक खेलूंगा, मैं बाउंसर मारूंगा। भाई कहाँ गए भाई आपकी, वो कहाँ गई वो मगरबी जमहूरियत की रवायात? कहाँ आप कहते थे 10 आदमी मेरे घर के बाहर आके खड़े हो जाएंगे तो मैं घर चला जाऊंगा। कहते थे आप तकरीर करके जिस दिन हाथ खड़ा कर देंगे मेरे अरकान, मैं घर चला जाऊंगा। और भी अरकान ने तो तकरीरें कर दी हैं, इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा दिए, इसके बाद और क्या करें वो। मगर इज्जत का रास्ता खान साहब ने लगता मुझे अपनाना नहीं है। इन्होंने खज्जल आप भी होना तो सानू भी करना तो कौम नू भी कर रहे हैं। एक मरियम नवाज का स्टेटमेंट है, वो भी सुना दें, फिर मलिका से उसका जवाब। क्या बोला उन्होंने? न्यूट्रल का मतलब ये है कि आपकी अब मदद को कोई नहीं आ रहा, सिर्फ न्यूट्रल के लफ्ज से आपकी जमात का शराजा बिखर गया है। ये जो आवाज़ें दे रहे हैं ये आपकी आवाज़ें नहीं है, ये चीखें हैं कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। आपको बचाने अब कोई नहीं आएगा, आपकी गेम इज़ नाउ ओवर। अभी सेनेट के इलेक्शंस को कोई ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, या उस वक्त आपने हॉर्स ट्रेडिंग की थी, और अगर वो उस वक्त जायज़ थी तो आज आपको क्या इशू हो रहा है? मज़हब कार्ड इस्तेमाल करते हैं, कभी साजिश कार्ड इस्तेमाल करते हैं, करप्शन कार्ड इस्तेमाल करते हैं। अवाम ने उनको रेड कार्ड दिखा दिया है। मैं बहुत ख़तरनाक हो जाऊंगा, और मुझे पता है कि ये धमकियां वो ऑपोजिशन को नहीं दे रहे कि आजकल जब एक ज़हनी तवाज़न ख़राब शख्स अगर टीवी पर आकर बदतमीज़ी करता है और बदतमीज़ी की तरगीब देता है तो अपने बच्चों को काइंडली वहाँ से उठा दिया करें कि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों के अंदर ये कल्चर जो है वो सरायत करे। ये हमारी सियासत की तल्ख हकीकत है कि संजरानी साहब मुश्तरका उम्मीदवार थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला आया तो 14 वोट जो लार्जली PMLN के टूटे वो संजरानी साहब को गए, और उस वक्त तहरीक इंसाफ ने फतह का जश्न मनाया। आज आपने भी 14 ही लोगों को नोटिस सर्व किया है। मरियम ने एक जुमला इस्तेमाल किया जी कि गेम इज़ ओवर। सबसे पहले मैं तलाल चौधरी साहब की बात का जवाब दूंगी। इन्होंने इज्जत की बात की। देखिए, इज्जत और जिल्लत तो खुदा देता है, इंसान नहीं देते। इनको अल्लाह ने इज्जत दी थी, फिर अल्लाह ने ही और पाकिस्तान की आला अदालत ने नाअहल किया इनको, और ये अपने मनसब से हट गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुददारी से, ईमानदारी से और इज्जत से सियासत की है। जिस लीडर की पैरवी करते हैं और जिसके नाम पे इस प्रोग्राम पे बैठे हैं, उसको पाकिस्तान की अदालत ने कहा है कि वो इश्तहारी हैं।
पाकिस्तान की आवाम से भाग गए हैं, निज़ाम अदल का सामना नहीं करते, सादिक और अमीन नहीं है। मुझे क्यों निकाला की मुहिम किसने चलाई आला अदालत के फैसले के बाद? तो इज्जत की बात ना कीजिए। आपने पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के नाम को आलमी तौर पर रुस्वा किया है, तो उसका और इमरान खान का तो मवाजना ये नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, यहाँ पर मरियम की बात हुई। देखिए, जो मरियम कर रही है ना, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का और मरियम नवाज और उनके वालिद का वतीरा है। बात कोई भी हो रही हो, सियासी अमल कोई भी हो, पाकिस्तान के आईनी इदारे को, खसूसन अफवाज पाकिस्तान को मुतनाज़ा बनाना मरियम का सियासी हदफ है। क्या बात कर रही हैं न्यूट्रल की? ये खातून है जो कहती थी कि एक वजीर आजम को, इलेक्टेड वजीर आजम को उसके ओहदे से मुस्ताफी करवाओगे तो तुमसे बात होगी। कहती थी ऐलान जंग है अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, हमारी जंग तुमसे नहीं है, हमारी जंग किसी और से है। क्या बात करती हैं इदारों को इज्जत देने की? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जो इदारों के साथ किया है, जो नारे लगाए हैं गुंडागर्दी की, और दूसरा लफ्ज में इस्तेमाल नहीं करना चाहती, उसकी भी कोई नजीर नहीं। जो उन्होंने जुमला इस्तेमाल किया कि गेम इज ओवर, उसके ऊपर क्या कहती हैं मरियम? जो पाकिस्तान के आईन के दायरे में नहीं आती सियासत करने के, वो बता रही हैं पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर को कि तुम्हारा गेम ओवर है। मतलब हम इस खातून की बात का यकीन करें आज कि गेम ओवर है या नहीं? गेम ओवर तब होगा जब चीजें हतमी तौर पर सामने आएंगी, तब भी ओवर नहीं होगा। नदीम साहब, मैं आपको बताऊं, इमरान खान की मकबूलियत में ऐसा इजाफा है, दीर की आवाम ने, हाफजाबाद के लोगों ने, स्वात के लोगों ने बता दिया है कि हमें अपने वजीर आजम के ऊपर एतमाद है। ये अवाम का एतमाद उन पे आ चुका है। ये कुछ भी कर लें, अवाम का एतमाद बढ़ता जा रहा है, और आपके अंदर और हमारे अंदर तफरीक वाज़ेह होती जा रही है। प्राइम मिनिस्टर का जलसे करना एक अच्छी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, लेकिन जलसों के अंदर अंदाजे बयां में एहतियात बरतनी चाहिए, बस इसके अलावा उसमें हर्ज कोई नहीं। जलसे जितने करें सियासी आदमी उतना अच्छा होता है। एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। वीकेंड के दौरान एक बड़ी खबर सामने आई, वो टीथियान कॉपर माइंस के हवाले से। पाकिस्तान में वर्ल्ड्स वन ऑफ द लार्जेस्ट जो रिजर्व्स हैं कॉपर के और गोल्ड के, वो पाकिस्तानी इलाके में, लेकिन बाज़ मामलात में जहाँ एग्जीक्यूटिव का रोल हो वहाँ कोर्ट को नहीं आना चाहिए। जैसे पार्लिमान को जो काम या सियासी जमात को करना चाहिए, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दो मौके के ऊपर, एक स्टील मिल्स की प्राइवेटाइजेशन के ऊपर और एक ये टीथियान, ये जो कॉपर माइनिंग है, इसके ऊपर इंटरवीन किया, और नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल कोर्ट से अवार्ड आ गया। और वो 6-7 अरब डॉलर जो हम सोचते थे कि हम साल का कोई 500 मिलियन डॉलर से 1000 मिलियन डॉलर तक कमाया करेंगे, वो उल्टा हमें 6-7 अरब डॉलर का फ़ाइन हो गया। और ना सिर्फ फ़ाइन हो गया बल्कि 7-8 साल इस काम में ज़ाया हो गए और कहीं आगे नहीं चल सके। अब उसी कंपनी से जिससे लड़ाई शुरू हुई थी, दोबारा एग्रीमेंट हो गया, और वो 50-50 शेयरिंग इनिशली भी बात हुई थी, लेकिन उस वक्त हम बहुत ऊंची हवा में थे कि नहीं, हमने तो सारा सोना निकालना है, ये कोई और निकाल के ले जाएगा। उसी कंपनी से हमने 50-50 शेयरिंग पे एग्रीमेंट किया। तो क्रेडिट जिन लोगों ने किया सबको शाबाशी, लेकिन इसके ऊपर हमने इस कंपनी को सवाल एक भेजा। इनकी तर्जमान है कंपनी की कैथी डू प्लेसी, और क्योंकि यहाँ ये चल रहा था इशू के वो जो फाइन हुआ है इंटरनेशनल कोर्ट से उसका क्या बनेगा, तो उन्होंने जो जवाब भेजा है, मैं आपको, ये कैथी डू प्लेसी का जवाब है, बैरिक कंपनी की तर्जमान का जवाब है। डैमेज अवार्ड जो था वो 4 अरब डॉलर था, और इसके ऊपर 2 अरब डॉलर का इंटरेस्ट भी था, तो 6 अरब डॉलर की टोटल रकम बनती थी। और ये अवार्ड जो था ये टीथियान कॉपर कंपनी की फेवर में था, जिसमें जॉइंट वेंचर था जो बैरिक और एक वो स्पेन की कंपनी थी एंटोफागास्टा, उसके दरमियान में ये जॉइंट वेंचर था। अब टीथियान ने, यही वाली जो कंपनी है टीथियान कॉपर कंपनी, इसने अपना कोई पैसा अभी तक वसूल नहीं किया था, और इसी प्रोजेक्ट को दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से इस अंडरस्टैंडिंग के तहत कि जिसमें 50-50 शेयरिंग होंगी। 25% फेडरल गवर्नमेंट और 25% में 15% बलूचिस्तान गवर्नमेंट और 10% फ्री अपनी, वो भी बलूचिस्तान के ऊपर ही लगाया जाएगा पैसा। तो ये इसकी शेयरिंग होगी 50% कंपनी का और बाकी वो। सवाल का मेन हिस्सा ये था कि आपको जो अवार्ड वाली रकम है वो आपको कैश या जब प्रोडक्शन स्टेज आएगी उसमें से कुछ वसूल किया जाएगा। तो कंपनी का जवाब ये है कि नो, ज़ीरो। ये एग्रीमेंट रिवाइव होगा तो हम इसमें से, जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको अप्रूव कर देगी तो एग्रीमेंट रिवाइव होके रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा, हम इसमें से ज़ीरो वसूली करेंगे, कोई पैसा वसूल नहीं करेंगे। तो ये इसका फाइनल आंसर है, जो बड़ी खबर है, मुझे लगा कि ऑन एयर बताई जानी चाहिए। दोबारा उसी सियासी मामले के ऊपर आ जाएं। खोसा साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। एंड रिजल्ट अब क्या है? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे जाएगा मामला या उससे पहले इस्तीफे पे ख़त्म होगा?
देखें मेरे ख्याल में तो ऑप्शन जो है बहुत लिमिटेड है मोहतरम इमरान खान साहब के पास, प्राइम मिनिस्टर साहब के पास। अभी एक आधा दिन और इंतजार कर लें। जिस दिन एलाइज ने ये फैसला कर दिया इनके खिलाफ, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो जिस दिन कब आएगा सर रह जाता है। ये एक दो दिन मैंने कहा जरा इंतजार कर लीजिएगा। ये जिस दिन ये एलाइज ने अपना फैसला सुना दिया, यानी पब्लिक कर दिया, उस दिन जाहिर है कि ये ड्रॉप सीन हो जाएगा और मोहतरम इमरान खान साहब के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आखिरी बॉल तक लड़ना तो तब होता है ना जी कि जब कोई अचीवेबल टारगेट हो। जब टारगेट अचीवेबल ही नहीं है तो आखिरी बॉल तक क्या ये लड़ेंगे और क्या इलेक्शन लड़ेंगे। वो फिर खोसा साहब कहा जाता है कि 24-25 मार्च को इत्तेहादी अपना ऐलान कर सकते हैं। क्या आपको भी तवक्को है कि 24-25 मार्च को इत्तेहादी ऐलान करेंगे? वेल मेरी नज़र में 25 इज द डेडलाइन। 25 इज द डेडलाइन। 25 तक या 25 से पहले हो जाएगा, मगर 25 इज द डेडलाइन। और वो तलाल चौधरी साहब, आप यही कहते हैं कि 25 डेडलाइन है या कोई और कोई फर्क है इसमें? आप यही तवक्को रखते हैं कि 24-25 मार्च ही डेडलाइन है? जी मलिक साहब मुझसे पूछ रहे हैं? जी तलाल साहब आपसे पूछ रहा हूँ। जी मलिक साहब देखिए, जो बात आप कर रहे हैं, एक ही इज्जत का रास्ता है कि ये रिजाइन कर जाएं, कुछ ना कुछ इज्जत अपनी बचा लें। लेकिन खान साहब ने वैसे कभी इज्जत वाला फैसला किया नहीं। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं, 27 को यकीन करें मिठाइयों की बुकिंग हो रही है। मिठाइयों की दुकान वाले 27 की बुकिंग नहीं पकड़ रहे, इसलिए कि उन्हें पता उसके उस दिन इतना रश है, लोगों को यकीन है कि ये आखिरी दिन होगा इनका। क्लोजिंग वन लाइनर मलिका। नदीम साहब देखें, जो रेफरेंस दायर है उसमें तशरीह होनी है आइन की, और उसके अंदर आला अदालत बताएंगे कि जो लोग ज़मीर फरोशी के अमल में मुतहरिक होते हैं, क्या वो सादिक और अमीन होने के ज़िम्मे में आते हैं और ताहयात नाअहल होते हैं। आई थिंक ये बहुत अहम होगा। और ये भी एलाइज पे लागू नहीं होता, ये एलाइज पे नहीं होता नाअहल नहीं। मैं उसके आइन के ऊपर बात कर रही हूँ। एलाइज की बात देखिए, वो तो मफरूजों पे बात कर रही हूँ। आइन में एलाइज पे नहीं लागू होगा, एलाइज पर नहीं ये एप्लीकेबल होगा जी। खोसा साहब, आइन में ये एलाइज पे नहीं एप्लीकेबल है जी। इतना कानून समझती हूँ मैं कि आइन उनके ऊपर नहीं लगता डिफेक्शन। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये एलाइज की बात मफरूजों पर मबनी है। जब तक हतमी फैसला सामने नहीं आता तो हम ये कैसे बता सकते हैं कि हमारी सियासी हिकमत अमली क्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि इंशाअल्लाह अवाम के एतमाद के साथ हम अपनी हुकूमत की टर्म मुकम्मल करेंगे। मलिका बुखारी, तलाल चौधरी, सरदार लतीफ़ खोसा साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।